नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अगर भारत के किसी हिस्से में एक आतंकवादी के शव को आईएसआईएस के झंडे में लपेटकर उसका जनाजा निकाला जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि देश को बहुत गहरी अंदरूनी चोटें लगी हैं। आज हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जो आपको हैरान कर देगी। हमारे पास एक आतंकवादी के जनाजे का ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आप खुद ये कहेंगे कि आखिर भारत में ऐसा कैसे हो सकता है। आतंकवादी के शव को आईएसआईएस के झंडे में लिपटा देखकर आप भी पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार कर क्या रही है। आखिर कश्मीर घाटी में आईएसआईएस के झंडे दिखाकर आतंकवाद की मार्केटिंग करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? इन सब सवालों के जवाब हम और आप मिलकर आज ढूंढेंगे। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज क्या है, तो इस सवाल का जवाब होगा डेटा, यानी जानकारी। इंटरनेट के इस दौर में हमारी जानकारियां गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की तिजोरियों में बंद हैं। पिछले महीने हमने आपको गूगल के सर्च घोटाले के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कैसे गूगल के सर्च रिजल्ट्स अब शुद्ध नहीं हैं। हमने आपको यह समझाया था कैसे सर्च रिजल्ट्स इस तरह फिक्स किए जाते हैं जिससे हर स्थिति में गूगल को ही फायदा हो। लेकिन आज हम गूगल के रिसर्च घोटाले का एक विश्लेषण करेंगे। गूगल पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि वो अपनी दौलत के दम पर रिसर्च के नतीजों को अपने फायदे के मुताबिक फिक्स कर लेता है और फिर रिसर्च की मदद से आम लोगों और पॉलिसी मेकर्स की राय को अपने फायदे के लिए प्रभावित किया जाता है। ये एक नया और बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है जिसे आपको आसान भाषा में समझाना आज बहुत जरूरी है। इसके बाद हम भारतीय लोगों के आलस का विश्लेषण करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत के लोग दुनिया के सबसे आलसी लोगों में शामिल हैं। भारत के लोग न तो वॉक करना चाहते हैं और ना ही उनमें किसी भी तरह का वर्कआउट करने की इच्छा होती है। कुल मिलाकर भारत आराम पसंद और अनफिट लोगों का देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को कैसे पता चली, और इसका जवाब है आपका स्मार्टफोन। आपका मोबाइल फोन ही आपसे जुड़ी हर जानकारी की चाबी है। इस यूनिवर्सिटी को आपके आलसी होने की जानकारी आपके स्मार्टफोन से मिली है। यानी आपका फोन आपकी निजी आदतों की जासूसी भी कर रहा है। यह आपकी आदतों से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प खबर है, आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन के पड़ोसी उसकी हरकतों से हमेशा परेशान क्यों रहते हैं। अगर आप चीन की हरकतों को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन अपने आप में कूटनीति की दुनिया का भू माफिया है जो हमेशा जमीन हड़पने के सपने देखता रहता है। आज हमने नक्शे की मदद से चीन की इसी सोच को डिकोड किया है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने विधानसभा जाकर सबूत जुटाए। एनआईए के अलावा एनएसजी और यूपी पुलिस की एटीएस भी छानबीन कर रही है। 12 जुलाई को सुबह 9 बजे सफाई के दौरान 150 ग्राम पीईटीएन नाम का विस्फोटक विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी की सीट के पास मिला था। कल शाम फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुष्टि हुई कि विस्फोटक पीईटीएन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक 500 ग्राम पीईटीएन से पूरी विधानसभा को उड़ाया जा सकता है। यह सीधे सीधे सेंध है इस विधान भवन की सुरक्षा पर लगाने का, और इस प्रकार की शरारत करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। पीईटीएन का इस विधानसभा भवन के अंदर पाया जाना इस बात को साबित करता है कि कुछ लोग शरारत पर उतर आए हैं। उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा ने सर्च समिति से इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया। साथ ही विधानसभा की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। हालांकि विपक्ष ने विधानसभा में विस्फोटक मिलने को यूपी की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। विधानसभा के अंदर मंडप में ये हालत है कि कोई अवांछनीय वस्तु वहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की जो हालत है कानून व्यवस्था की, किस तरह का राज चला रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मसले पर कांग्रेस ने आरजेडी और जेडीयू की तनातनी कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। अशोक चौधरी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी बात करेंगे।
इस बीच खबर है कि फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की तरफ से वारंट जारी होने या चार्जशीट दाखिल होने तक तेजस्वी पर पद छोड़ने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। इससे पहले आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र सिंह ने कहा कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, उनके साथ 80 विधायक हैं। 22 से 80 बने हैं, इसके लिए भी नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व जिम्मेदार है और इस तरह के आक्रामक वक्तव्य ऐसे समय में देने से सबको परहेज करना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को वोट देने की बात कही है, जबकि पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों की प्रत्याशी मीरा कुमार के साथ हैं। 17 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के पहले लखनऊ में आज मीरा कुमार ने अखिलेश यादव के अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी और देश के सभी 17 दल मिलकर के, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उन्होंने तय किया है कि मीरा कुमार जी उनकी प्रत्याशी होंगी। हमारी समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरा समर्थन उनके साथ है। शिवपाल यादव ने जी न्यूज से कहा है कि वो और उनके समर्थक विधायक रामनाथ कोविंद को वोट करेंगे। कोविंद ने फोन करके शिवपाल से समर्थन मांगा था। कश्मीर के हालात और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सरकार ने आज विपक्ष को जानकारी दी। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, जेडीयू के शरद यादव, एनसीपी के तारिक अनवर और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन मौजूद थे। ये बैठक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के सत्र से पहले अहम मुद्दों को लेकर सहमति के लिए बुलाई गई थी। डोका ला में चीन के साथ करीब 1 महीने से सीमा पर तनाव है, जबकि कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने 7 अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी। विपक्ष चीन के साथ विवाद और कश्मीर के हालात पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दार्जिलिंग में हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने पड़ोसी देशों के माओवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि दार्जिलिंग में पड़ोसी देशों के माओवादी दाखिल हुए हैं। वो सरकारी इमारतों और अधिकारियों पर हमला कर सकते हैं। एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों की 4 और कंपनियां दार्जिलिंग में तैनात करने का आदेश दिया है। इसके मदद आ रही है, चीन से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, फॉरेन का। डेफिनेटली एडीजी जो बोले हैं, आई डू एग्री विथ हिम, क्योंकि एकदम सही सलामत बोले हैं। दो दिन पहले 12 जुलाई को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में शहीद जवानों का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत जम्मू के गांव बरन और गुड़ा सिंधु के रहने वाले थे, जहां शहीदों को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इससे पहले जम्मू में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे शहीदों का जो गर्म लाहू है, जिस जो भारत माता को सींच रहा है, वो जाया नहीं जाएगा, इतना हम जो है एश्योर कर सकते हैं। दोनों सैनिक 12 जुलाई को पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में शहीद हो गए थे। इसी दिन सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया था। भारत के 73% लोग मानते हैं कि उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा है। दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय हैं जो अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं। ये रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD की है। OECD ने गवर्नमेंट एट अ ग्लांस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर की सरकारें अपने अपने देशों में कितनी विश्वसनीय हैं। भारत के बाद कनाडा के लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है, जबकि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर टर्की है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर 30% अमेरिकी भरोसा करते हैं। ग्रीस के लोगों पर अपनी सरकार पर सबसे कम भरोसा है, वहां सिर्फ 13% लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद और पूर्व अभिनेत्री रूपा गांगुली ने एक विवादित बयान दिया है। रूपा गांगुली ने कहा है कि बिना ममता की मर्जी के पश्चिम बंगाल आने वाली महिलाओं का 15 दिन में रेप हो जाएगा। अपने बहुओं को, बेटियों को, भाभियों को, बीबी को बस ममता जी का हॉस्पिटैलिटी ना लिए भेज दो बंगाल। देख लो 15 दिन रह गए बगैर बीइंग रेप्ड, तब आके मुझे बताना।
रूपा गांगुली बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया था। शिमला के कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस की सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। ठियोग में प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने असली आरोपियों को बचाने के लिए बेगुनाहों को गिरफ्तार किया है। वहाँ पर पुलिस की टीम बैठी हुई है, डीजी साहब पूरी खुशहाल वहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने पुख्ता सबूत के आधार पर ही उनको पकड़ा होगा। 10 दिन पहले स्कूल से घर लौटते वक्त 10वीं की छात्रा को अगवा कर आरोपियों ने गैंगरेप किया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनडीटीवी को आज एक बड़ा झटका लगा है। ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद एनडीटीवी को करीब 1150 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप था कि 2008-2009 में एनडीटीवी ने करीब 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। IT विभाग के मुताबिक एनडीटीवी ने एनडीटीवी नेटवर्क यूके के 26% शेयर अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बेचकर जो कमाई की थी वो दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग थी। आज ITAT ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दावे को सही माना और एनडीटीवी को टैक्स और पेनल्टी चुकाने का निर्देश दिया है, जो करीब 1150 करोड़ रुपए है। नागपुर में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। मोमिनपुरा इलाके में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ 12 केस दर्ज किए गए। SL समूह की कंपनी SNDL की टीम ने कई जगहों पर छापा मारा। कुछ बड़े होटलों में मीटर को बाईपास कर सीधे बिजली सप्लाई की जा रही थी, तो कुछ जगहों पर रिमोट किट के जरिए बिजली की चोरी की जा रही थी। आज हमने लगभग 45 जगहों पे रेड की है। जहां हमने रेड करी है 50 से लेकर 60 लाख रुपए की चोरी हमने पकड़ी है। नागपुर शहर के कई इलाकों में SNDL बिजली सप्लाई करती है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब खुद विजय माल्या अदालत में पेश होंगे तभी सुनवाई होगी। कोर्ट ने 9 मई को माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया था। आज सजा का ऐलान होना था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि माल्या की गैर मौजूदगी में वो फैसला नहीं सुना सकती। अवमानना मामले में 6 महीने की जेल या 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कोर्ट ने विजय माल्या को भारत लाने के लिए केंद्र की तरफ से की जा रही कोशिशों को स्वीकार किया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर बात चल रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जून महीने में ऐसी करीब 3500 साइट्स को ब्लॉक किया गया है, जिन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री थी। केंद्र ने CBSE से स्कूलों में जैमर लगाने की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए कहा है। हालांकि स्कूल बसों में जैमर्स लगाने पर सरकार ने कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस बारे में उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर 3 जज की बेंच सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में फर्जी एनकाउंटर के 62 मामलों की CBI जांच के आदेश दिए हैं। फर्जी एनकाउंटर के आरोप सेना, असम राइफल्स और पुलिस के अफसरों और जवानों पर है। कोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए आर्मी की ये दलील ठुकरा दी कि मामलों पर सेना की आंतरिक जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की जांच के लिए CBI निदेशक को एक टीम बनाने को कहा है। कोर्ट ने जनवरी 2018 तक CBI से जांच रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने एक PIL पर यह आदेश दिया है। PIL में दावा किया गया है कि साल 2000 से लेकर 2012 के बीच मणिपुर में कई फर्जी एनकाउंटर हुए थे। From what the court said, we are very happy to learn. And the people of Manipur, the organizations in Manipur, the ordinary people of Manipur are very happy to get the judgment.